इच्छाधारी नागिन उसके दो बच्चों से कहती है, सुनो बच्चे, आकाश में काले बादल छा गए हैं। तूफान और बारिश शुरू होने से पहले मैं शिकार करके लौट आऊंगी। अगर उससे पहले तूफान आ जाए तो तुम दोनों बिल में घुस जाना और खेलते हुए यहाँ से कहीं दूर मत जाना। इच्छाधारी नागिन अपने दो बच्चों को जंगल में छोड़कर शिकार करने चली जाती है। तब इच्छाधारी नागिन के दो बच्चों में से सफेद सांप दूसरे काले सांप से कहता है, भाई अभी माँ नहीं है, चलना नदी के किनारे जाकर खेलते हैं। दूसरा सांप सफेद सांप से कहता है, नहीं दीदी, माँ हमें डांटेगी। सफेद सांप कहता है, कुछ नहीं होगा, चलना, माँ के लौटने से पहले ही हम वापस आ जाएंगे और माँ को पता भी नहीं चलेगा। नागिन के दोनों बच्चे सफेद सांप और काला सांप अपनी मिट्टी के बिल से दूर नदी किनारे जाकर खेलने लगते हैं। तभी जंगल के रास्ते पर से एक सपेरा जा रहा था। वो चलते चलते खुद से ही कहने लगता है, हे भगवान, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। जो थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हुआ उससे बस 2 दिन का गुजारा होगा। जल्दी चलना होगा, घर अब भी दूर है। आसमान को देखकर लगता है अभी तूफान आने वाला है। मणिपुर जंगल के रास्ते से दिनेश सपेरा अपने गांव लौट रहा था। तभी अचानक तेज तूफान शुरू हो जाता है। आसमान में बिजली कड़कने लगी, जोर जोर से हवा चलने लगी और उसी के साथ तेज बारिश भी शुरू होती है। सपेरा कहता है, अरे बाप रे, तेज तूफान आ गया, पूरे जंगल का पेड़ हिल रहा है और आसपास कहीं रुकने की जगह नहीं। तभी उसी समय सफेद सांप काले सांप से कहता है, इस तेज बारिश में हम दोनों बिल में कैसे लौटेंगे? भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। काला सांप कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था दीदी, हमें तो दूर खेलना ठीक नहीं होगा, अब माँ हमें डांटेगी। ठीक तभी तेज तूफान में एक पेड़ की टहनी टूटकर सफेद सांप के ऊपर गिर जाती है। सफेद सांप रोते हुए कहता है, भाई मुझे बचाओ भाई, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ। काला सांप सफेद सांप से कहता है, दीदी तू चिंता मत कर, मैं तुझे यहाँ से निकाल दूंगा, तू चिंता मत कर दीदी। यह कहकर काला सांप अपने सिर से टहनी को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन काला सांप टहनी को जरा सा भी हिला नहीं पाया। तब काला सांप आसपास में आवाज देकर कहता है, कोई बचाओ, मेरी दीदी को बचाओ। सफेद और काले सांप के रोने की आवाज नदी की गहराइयों में 3 सिरों वाली जलपरी के कानों तक पहुंच जाती है। इधर तब इच्छाधारी नागिन कहती है, मुझे जल्दी से अपने बिल में लौटना होगा। इस तेज बारिश और तूफान में न जाने मेरे बच्चे बिल में घुसे हैं या नहीं। नागिन अपने बच्चे की चिंता करते हुए तेजी से अपने बिल की ओर लौटने लगी। तभी वो देखती है कि जंगल के रास्ते से एक सपेरा जा रहा है और अपने आप से कहती है, इस जंगल में सपेरा, अगर उसने मुझे देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, इससे छुपते हुए मुझे लौटना पड़ेगा। इसके बाद धीरे धीरे बारिश और तूफान शांत हो जाता है। नागिन जब अपने मिट्टी के बिल तक पहुंचती है तो देखती है कि पूरा घर तहस नहस हो गया है। हे भगवान, मेरा घर पूरी तरह बर्बाद हो गया है। अरे मेरे बच्चे कहाँ गए? बच्चों कहाँ हो तुम? दोनों कहाँ हो? इच्छाधारी नागिन अपने बच्चों को पुकारते हुए जंगल के चारों तरफ उन्हें ढूंढने लगी थी। तभी दोनों सांप की रोने की आवाज सुनकर नदी के ऊपर आती है 3 सिरों वाली जलपरी। जलपरी कहती है, ये क्या? ये सांप तो टहनी के नीचे फंसा हुआ है। 3 सिरों वाली जलपरी दोनों सांपों को कहती है, सफेद सांप रोते हुए 3 सिरों वाली जलपरी से कहता है, मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। काला सांप भी कहता है, 3 सिरों वाली जलपरी, मेरी दीदी को बचा लो, उसके ऊपर से ये टहनी हटा दो। 3 सिरों वाली जलपरी कहती है, अभी मैं जादुई शक्तियों से इस टहनी को हटा देती हूँ। यह कहकर 3 सिरों वाली जलपरी अपनी जादुई शक्ति से पेड़ की टहनी को सफेद सांप के ऊपर से आसानी से हटा देती है, लेकिन चोट लगने की वजह से सफेद सांप के शरीर से खून बहने लगता है। सफेद सांप काले सांप से कहता है, भाई मुझे चोट लगने की वजह से मैं चल नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। काला सांप जलपरी से कहता है, 3 सिरों वाली जलपरी, कृपया हमें घर लौटा दीजिए, मेरी दीदी अब चल नहीं पा रही। 3 सिरों वाली जलपरी कहती है, मैं पानी से बाहर जमीन पर नहीं आ सकती, नहीं तो
मैं खुद तुम्हें घर पहुंचा देती, लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करती हूँ। तभी 3 सिरों वाली जलपरी देखती है कि रास्ते से एक आदमी गुजर रहा है। जलपरी सपेरे को बुलाती है, भैया, ओ भैया, जरा इधर आओ। सपेरा जलपरी को देखकर कहता है, हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? नदी में तो 3 सिरों वाली जलपरी है और वो मुझे बुला रही है। 3 सिरों वाली जलपरी कहती है, हम बहुत मुसीबत में हैं, हमारी मदद कीजिए। सपेरा जलपरी को देखकर कहता है, वो जलपरी कह रही है कि वो बहुत मुसीबत में है, चलो जाकर देखते हैं। दिनेश सपेरा जलपरी के पास जाता है और कहता है, जलपरी कहिए, आपको कैसी मदद की जरूरत है? 3 सिरों वाली जलपरी कहती है, उधर देखो, इस सफेद सांप के ऊपर तूफान में एक पेड़ की टहनी गिर गई थी, जिससे ये घायल हो गया। अब ये चल नहीं सकता, तुम इसे और इसके भाई को इनके घर पहुंचा दो। दिनेश सपेरा कहता है, बस इतनी सी बात, आप निश्चिंत रहे, मैं अभी उन्हें इनके बिल तक पहुंचा देता हूँ। यह कहकर दिनेश सपेरा दोनों सांपों को लेकर उनके बिल की तरफ जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर दिखता है कि उनके मिट्टी का घर बर्बाद हो चुका है और नागिन माँ भी वहां नहीं है। दिनेश सपेरा कहता है, अब मैं क्या करूँ? सपेरा कहता है, सफेद सांप और काला सांप, तुम्हारा घर टूट गया है और तुम्हारी माँ भी यहाँ नहीं है। उधर इच्छाधारी नागिन अपने बच्चों को ढूंढते हुए नदी के किनारे तक पहुँच जाती है और वहाँ देखती है खून के निशान, और खून की गंध से नागिन समझ जाती है कि ये किसका खून है। इच्छाधारी नागिन कहती है, अरे मेरे बच्चे, तुम्हारा क्या हो गया? किसने किया ऐसा? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। इच्छाधारी नागिन की रोने की आवाज सुनकर वो 3 सिरों वाली जलपरी पानी के ऊपर आती है और वो नागिन को पूरी घटना बताती है। मेरे कहने पर वो इंसान तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे बिल पर छोड़ने के लिए गया है। इच्छाधारी नागिन कहती है, 3 सिरों वाली जलपरी, आपका शुक्रिया, लेकिन अनजाने में एक सपेरे के हाथ मेरे बच्चों को सौंप दिया। सपेरा सांपों का शिकार करता है। यह कहकर नागिन जल्दी से अपनी बिल की तरफ दौड़ पड़ती है और देखती है कि सपेरा और उसके बच्चे वहाँ नहीं है। तब तक दिनेश सपेरा नागिन के 2 बच्चे सांपों को लेकर अपने घर चला जाता है और कहता है, भाग्यवान, जल्दी वो जड़ी बूटी इधर लेकर आओ। दिनेश सपेरा की पत्नी घर के बाहर आकर कहती है, जड़ी बूटी क्यों चाहिए? क्या हुआ है तुम्हें? कहीं किसी सांप ने तो नहीं काट लिया? दिनेश सपेरा अपनी पत्नी से कहता है, नहीं भाग्यवान, ये देखो, ये सफेद सांप को गहरी चोट लगी है, अगर जल्दी इसका इलाज नहीं किया तो ये मर जाएगा। इसके बाद सपेरा पीसी हुई जड़ी बूटी को सफेद सांप के घाव पर लगा देता है। इधर इच्छाधारी नागिन कहती है, मैं उस सपेरे के शरीर की गंध यहीं से महसूस कर रही हूँ, वो इसी रास्ते से गया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। यह कहते हुए इच्छाधारी नागिन दिनेश सपेरे की गंध की पीछा करते हुए उसके घर की तरफ जाने लगी। नील सागर की गहराइयों में मत्स्य कन्या नीली समुद्री प्रभारियों के साथ खेल रही थी। तभी अचानक एक खतरनाक जहरीला सांप पीछे से आकर नीली के हाथ पर डस लेता है। नीली कहती है, ये मेरे हाथ पर क्या काट लिया? बाप रे, मेरा हाथ तो जलने लगा है, ये तो एक भयानक जहरीला सांप है, मुझे तुरंत माँ को सब कुछ बताना होगा। इसके बाद मत्स्य कन्या नीली मत्स्यमाला मणिमाला के पास जाकर सब कुछ बताती है। मणिमाला देखती है कि धीरे धीरे नीली के पूरे हाथ पर जहर फैल रहा है और कहती है, अरे ये तो किसी जहरीला सांप ने काटा है, इसका जहर धीरे धीरे तेरे पूरे शरीर में फैल रहा है और देर करना सही नहीं होगा, हमें तुरंत जल देवता के पास जाना चाहिए, वो जरूर इस जहर को निकालने का कोई न कोई उपाय बता देंगे। यह कहते हुए मणिमाला नीली को लेकर जल देवता के पास जाती है और उन्हें सारी घटना बताती है। इसके बाद जल देवता सांप के डंक का निरीक्षण करते हुए कहते हैं, यह तो कोई साधारण जहर नहीं लगता, यह एक भयानक प्रजाति के जहरीले सांप ने काटा है जो हमारे जल राज्य का नहीं है। इस जहर का इलाज हमारे जल राज्य में किसी के पास नहीं है। मणिमाला कहती है, जल देवता आप ये क्या कह रहे हैं? जल देवता कहते हैं, मुझे माफ कर दो मणिमाला, इस जहर को उतारने का उपाय मेरे पास भी नहीं है। मैं तुम्हें केवल इतना बता सकता हूँ कि इस जहर को अगर जल्दी निकाला नहीं गया तो तुम नीली को नहीं बचा पाओगी। यह सुनकर मणिमाला चल पड़ी, बहुत रोने लगती है।
और वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे जहर नीली के पूरे शरीर में फैलने लगता है। रास्ते में उनकी मुलाकात इलेक्ट्रिक मछली के साथ होती है। तब इलेक्ट्रिक मछली कहती है, क्या हुआ मत्स्यमाला, तुम नीली के साथ इस तरह रोते रोते कहाँ जा रही हो? मणिमाला कहती है, देखो ना इलेक्ट्रिक मछली, मेरी बेटी नीली को एक जहरीला सांप ने काट लिया है। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ते जा रही है। क्या तुम अपनी बिजली से उसके घाव को जलाकर उसे ठीक कर सकती हो? तब इलेक्ट्रिक मछली नीली के हथेली पर जहरीली टंग की निशानी देखते हुए कहती है, हे भगवान, ये तो बहुत जहरीला सांप ने काटा है। इस सांप के डसने से जल राज्य के कई जीव मर चुके हैं। सिर्फ मैं ही नहीं मणिमाला, इस राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस जहर को उतार सकता है। अगर यह जहर ज्यादा देर तक नीली के शरीर में रहेगा तो नीली, मणिमाला कहती है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक मछली कहती है, जल परी मणिमाला, तुम मेरे साथ जादूगरनी के पास चलो। वो नीली के शरीर से जहर नहीं भी उतार सकती तो फिर भी तुम्हें इसका कोई न कोई उपाय बता देगी। वो सभी मिलकर जादूगरनी के पास जाते हैं और उसे सारी घटना बताते हैं। जादूगरनी कहती है, इस जहर को उतारने का केवल एक ही उपाय है। मणिमाला कहती है, अब मैं क्या करूं? आप मुझे बताइए, मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। जादूगरनी कहती है, इस जहर को केवल एक इच्छाधारी नागिन ही उतार सकती है और वो स्थल भाग के एक दुर्गम गुफा में ही रहती है, लेकिन मुझे उसका ठिकाना नहीं पता। मणिमाला कहती है, तो अब मैं उस इच्छाधारी नागिन तक कैसे पहुँच पाऊंगी? जादूगरनी कहती है, तुम चिंता मत करो मणिमाला, तुम जादुई मोती की मदद से एक मानव रूप धारण करके स्थल भाग पर जाओ, वहाँ तुम्हें कोई न कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। जादूगरनी के कहे अनुसार मणिमाला नीली को लेकर वहाँ से चली जाती है और जादुई मोती की मदद से मानव रूप धारण करके स्थल भूमि की ओर चल पड़ती है। कई कठिन रास्ते पार करने के बाद भी उन्हें कोई ठिकाना नहीं मिलता। नीली कहती है, माँ, मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यह कहते ही नीली बेहोश हो जाती है। मणिमाला कहती है, अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? आंखें खोल बेटी, आसपास कोई है, मेरी मदद करो, नहीं तो मैं अपने बेटी को नहीं बचा पाऊंगी। तभी उसी रास्ते से टूनी चिड़िया उड़ते हुए जा रही थी और मणिमाला के पास आकर टूनी कहती है, मत्स्य रानी मणिमाला, तुम्हें क्या हुआ है? तुम यहाँ बैठकर ऐसे क्यों रो रही हो? और नीली, उसे क्या हुआ और उसका शरीर नीला क्यों पड़ गया? तब मणिमाला टूनी चिड़िया को सारी बातें बताती है। फिर टूनी चिड़िया कहती है, तुम जल्दी से मेरे साथ प्रकृति देवी के पास चलो, वो जरूर तुम्हें इच्छाधारी नागिन का पता देगी। फिर मणिमाला नीली को उठाकर टूनी चिड़िया के साथ प्रकृति देवी के पास जाती है। सब कुछ सुनने के बाद प्रकृति देवी कहती है, लेकिन मणिमाला, वो इच्छाधारी नागिन एक दुर्गम गुफा में रहती है और उस गुफा तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। एक विशाल जंगल पार करने के बाद एक नदी को पार करके ही तुम वहां पहुंच पाओगी। आज तक कोई भी उस गुफा के सामने नहीं पहुंच पाया है। मणिमाला कहती है, प्रकृति देवी, मुझे उस गुफा तक पहुंचना ही होगा। मेरी बेटी की जिंदगी की कीमत उससे कई गुना ज्यादा है। प्रकृति देवी कहती है, ठीक है मणिमाला, तो तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ। फिर कुछ दूर तक चलने के बाद एक नदी मिलेगी और उस नदी को पार करते ही तुम इच्छाधारी नागिन के गुफा तक पहुंच जाओगी और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। फिर प्रकृति देवी के कहे अनुसार मणिमाला चल पड़ती है। यात्रा के दौरान उसे कई खतरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रकृति देवी के आशीर्वाद से वो सभी मुश्किलों से पार करते हुए आखिरकार नदी तक पहुंच जाती है। इसके बाद अपनी जादुई मोती की मदद से फिर से जलपरी का रूप धारण कर नदी पार करने लगती है। फिर नदी पार करके पानी से सिर उठाते ही वह एक गुफा के सामने पहुंचती है। मणिमाला कहती है, वो देखो, सामने एक गुफा दिख रही है, वो जरूर इच्छाधारी नागिन की ही गुफा होगी। फिर से मणिमाला मानव रूप धारण करके नीली को लेकर गुफा के सामने जाती है और कहती है, नागिनी, कृपया बाहर आइए, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मणिमाला की आवाज सुनकर इच्छाधारी नागिन अपने कुछ चेले के साथ बाहर आती है। इच्छाधारी नागिन कहती है, कौन है तू? तुझ में इतनी हिम्मत कि तू मेरी गुफा के सामने आ गई? आज से पहले कोई भी मेरी गुफा तक नहीं आया। मणिमाला कहती है, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मेरी बेटी के शरीर से
सारा जहर निकालकर उसे ठीक कर दीजिए। इच्छाधारी नागिन कहती है, कौन है तू? अपनी असली पहचान बता। कोई आम इंसान तो इस नदी को पार करके मेरी गुफा तक नहीं आ सकता। तुरंत अपने असली रूप में आ जा। नागिन की बात सुनकर मणिमाला अपना असली रूप धारण करती है और नीली को भी मत्स्य कन्या के रूप में ले आती है। मणिमाला और नीली के मत्स्यमाला का रूप देखकर नागिन का चेला कहता है, मछली के पूंछ के साथ मानव शरीर में तो ये जीव निश्चित रूप में बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं अभी जाकर इसे डस के मार देता हूँ, फिर हम सब मिलकर इसे मजे से खाएंगे। ऐसा कहते हुए किंग कोबरा जैसे ही मणिमाला को डसने की कोशिश करता है, तब इच्छाधारी नागिन कहती है, किंग कोबरा, मेरी अनुमति के बिना तेरी हिम्मत कैसी हुई उसे डसने की? तुरंत निकल जाओ। किंग कोबरा वही रुक जाता है। तब नागिन मणिमाला से कहती है, समझ गई, तू नील सागर की गहराइयों से आई है। तब नागिन मणिमाला से कहती है, समझ गई, तू नील सागर की गहराइयों से आई है। यहाँ स्थल भूमि पर मेरी दुर्लभ नागमणि छुपाते छुपाते मैं थक चुकी हूँ, इसलिए मैंने एक सुरक्षित विशाल राज्य बनाने के लिए नील सागर के जल राज्यों में कुछ जहरीले सांप सैनिकों को भेजा था। उन्हीं में से किसी ने गलती से तेरी बेटी को डस लिया होगा। मैं तेरी बेटी का जीवन वापस दे सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मणिमाला कहती है, क्या शर्त है नागिनी, आप बताइए। मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। इच्छाधारी नागिन कहती है, मेरे सैनिक नील सागर के जल राज्यों में राज्य बनाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। स्थल भाग्य जीव होकर जल राज्य में उनकी शक्ति कम हो जाती है। नील सागर के उत्तर दिशा का विशाल जल भाग खाली पड़ा है। मैं चाहती हूँ कि वहाँ मेरे लिए एक राज्य बनाया जाए। मणिमाला कहती है, ऐसा ही होगा नागिनी, मैं जल राज्य लौटकर सारी व्यवस्था कर दूंगी, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आपके सारे जहरीले सांप हमारे जल राज्य के किसी भी जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इच्छाधारी नागिन कहती है, ठीक है, ऐसा ही होगा। जैसे तुम नील सागर के दक्षिण भाग में रहती हो, वैसे ही मैं उत्तर भाग में रहूंगी और आजीवन मैं और मेरे सैनिक तुम्हारे राज्य पर हमला नहीं करेंगे। हम मित्र बनकर रहेंगे। इसके बाद नागिनी नीली के शरीर से सारा जहर निकालकर उसे ठीक कर देती है। फिर मणिमाला नील सागर के जल राज्य में लौटती है और सबको सारी घटना बताती है और नागिन के आदेशानुसार नील सागर के उत्तर दिशा में एक विशाल नागिन के राज्य का निर्माण होता है।